आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल आयुर्वेद अरीना पर। आज हम देखने वाले हैं चाणक्य तंत्र का चैप्टर नंबर 34 जो है नासा शारीरिक घ्राणेन्द्रिय एंड निदान पंचक ऑफ नासा रोग के बारे में सब कुछ। आज हम इसका पॉइंट नंबर बी कवर करने वाले हैं, वो है एन्यूमरेशन सामान्य हेतु सामान्य चिकित्सा पथ्यापथ्य प्रोग्नोसिस यानी कि साध्य सत्यता ऑफ नासा रोग। ये सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उससे पहले आप आयुर्वेद अरीना को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो वो था एन्यूमरेशन ऑफ नासा रोग यानी कि नासा रोग कितने होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत आचार्य सुश्रुत उनके हिसाब से टोटल नंबर नासा रोग के 31 होते हैं, जिसमें टाइप्स बहुत सारे आते हैं और सिंगल जो रोग होते हैं वो भी आते हैं। एक एक करके वो देखते हैं। सबसे पहले आता है प्रतिशय, जो कि टोटल 5 रहते हैं प्रतिशय। नासा अर्श रहते हैं 4, नासा शोक भी 4 रहते हैं। तो नासा अर्श और नासा शोक तो 4 रहते हैं, नासा अर्बुद जो रहता है वो 7 रहते हैं और प्रतिशय 5 रहते हैं। ये हो गए जो मल्टीपल टाइप्स के आते हैं इसमें नासा रोग। और जो सिंगल आते हैं नासा रोग में वो रहते हैं अपीनस, पुतिनस्य, नासापाक, नासागत रक्तपित्त, पूय रक्त, शवथु, भ्रू भ्रंशभू, दीप्त, नासानाह, नासा परिस्त्राव और नासा परिशोष। ये सारे सिंगल डिसीज आते हैं। जो प्रतिशय होते हैं वो 5 टाइप के रहते हैं, यानी कि जो 4 कॉमन हम देखने को मिलते हैं जैसे कि वातज, पित्तज, कफर, सन्निपातज यानी कि त्रिदोषज और रक्तज। ये जो रहते हैं 5 प्रतिशय रहते हैं। उसके नासार्च रहते हैं वो 4 कॉमन ही रहते हैं, वो है वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। नासा शोभ भी 4 कॉमन ही रहते हैं, वो है वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। और जो नासा अर्बुद रहते हैं उसमें जो प्रतिशय जो 5 थे वो ऐसे ही रहते हैं और मांसस और मेदज उसमें ऐड हो जाते हैं, जैसे कि वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज और यहाँ पर मांसस और मेदज। तो रक्त धातु के 2 आगे के धातु हमें याद रखने हैं, वो है मांस धातु और मेद धातु। ऐसे 7 टोटल नासार्बुद रहते हैं। और जो सिंगल डिसीज आते हैं वो है अपीनस, पुतिनस्य, नासापाक, नासागत रक्तपित्त, पूय रक्त, शवतु, भ्रंशतु, दीप्त, नासानाह, नासा परिस्त्राव, नासा परिशोष। ये सब रहते हैं नासा रोग जो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, जो कि टोटल नंबर 31 होते हैं। अब हम देखते हैं जो एन्यूमरेशन आचार्य वाग्भट ने किया है। तो आचार्य वाग्भट के अनुसार टोटल 18 नंबर होते हैं नासा रोग के, जिसमें बहुत सारे टाइम हमें देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि वहाँ पर हमने देखा था कि सुश्रुत के जो 5 प्रतिशय है, यहाँ पर भी वैसे ही 5 प्रतिशय देखने को मिलते हैं, जो कि है वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। उसके बाद जो सिंगल सिंगल डिसीज है उसमें यह ज़्यादा आते हैं, वो है अपीनस, पुतिनास, नासिकापाक, पूय रक्त, भ्रंशथव, दीप्ति, नासानाह, नासास्राव, नासिकाशोष, नासार्श, नासार्बुद, पूटक और दुष्ट प्रतिशय। यहाँ पर हमें नासार्श, नासार्बुद ये इनके टाइप देखने को नहीं मिलते, बल्कि ये सिंगल डिसीज में कंसिडर किए हैं आचार्य वाग्भट ने। अब हम देखने वाले हैं वो है हेतु ऑफ नासा रोग। तो हेतु यहाँ पर 2 प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। पहला जो हेतु रहता है वो है सद्योजनक हेतु, दूसरा जो रहता है वो छायादि कर्मजन्य हेतु। तो सद्योजनक का मीनिंग क्या होते हैं, जो नासा रोग को तुरंत उत्पन्न करे वैसे डिसीज वैसे हेतु को हमें सद्योजनक हेतु बोलते हैं। तो सद्योजनक हेतु सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें आता है नारी संग यानी कि इंटरकोर्स, एक्सेसिव इंटरकोर्स यहाँ पर बोल सकते हैं। शिरा अभिताप यानी कि जो वेंस का है रहता है वो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ना। डस्ट एंड डर्ट, धूल या फिर मिट्टी के कण जो अंदर चले जाते हैं नासागत मार्ग से। ड्यू टू कोल्ड यानी कि अगर ज़्यादा ठंड पड़ गई है तो कफ का उत्क्लेश होगा, उससे भी नासा रोग होता है। एक्सपोजर टू हाइपरथर्मिया यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और उसका सेवन करना। रिटेंशन ऑफ एक्सक्रीटा यानी कि जो मल वेग का धारण होता है उसको धारण करना। ये सब आता है सद्योजनक हेतु में, यानी कि ये अगर हेतु का सेवन कर लिया जाए तो नासा रोग तुरंत ही उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा इसमें आता है छायादि कर्मजन्य हेतु, यानी कि ऐसे हेतु जो डिसीज प्रोड्यूस करने में टाइम लगाते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा दोष को अक्यूमुलेट करता है और उसके बाद बहुत दिनों के बाद जो डिसीज उत्पन्न होता है नासा रोग, उनमें छायादि कर्मजन्य हेतु इंक्लूड होते हैं। तो इसमें क्या आता है कि वातादि दोष एंड रक्त आफ्टर गेटिंग अक्यूमुलेटेड इन द ब्रेन सेपरेटली और एज होल गेट एग्रेवेटेड, यानी कि जो वातादि त्रिदोष रहते हैं वो रक्त के साथ मिलकर कहाँ पर तो मस्तिष्क में जाकर अक्यूमुलेट हो जाते हैं धीरे धीरे करते, और उसके बाद जो नासा रोग प्रोड्यूस होता है वो बहुत देर तक चलता है। और क्योंकि जो इसका छायादि कर्मजन्य हेतु है वो थोड़े थोड़े अक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसके बाद वो डिसीज उत्पन्न करते हैं जो कि तुरंत उत्पन्न नहीं होते। ये हो गए सद्योजनक हेतु और छायादि कर्मजन्य हेतु नासा रोग के। अब हम देखने वाले हैं वो है पूर्व रूप ऑफ नासा रोग, यानी कि नासा रोग में कौन कौन से पूर्व रूप हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला इसमें आता है वो है शिरोगुरुता। जो शिर होता है उसका भारीपन लगना, मस्तिष्क जकड़ जाना।
शवथु यानी कि जो एक्सेसिव सलाइवेशन बोल सकते हैं इसको। तीसरा इसमें आता है अंगमर्दा, बॉडी एक या फिर बॉडी पेन देखने को मिलता है। परिभ्रूष्टा रोमता यानी कि जो हॉरिपिलेशन बोलते हैं उसको, यानी कि जो हमें रोम जो रहते हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं इसमें। उपद्रव क्या है पूर्व रूप में भी, तो उसमें ज्वर और अरुचक ये दो उपद्रव जनरली देखने को मिलते हैं जो कि नासा रोग के पूर्व रूप में आते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं जनरल ट्रीटमेंट। तो जनरल ट्रीटमेंट जो रहती है नासा रोग की वो हमेशा प्रतिशय के प्रमाण हम करते हैं। जो प्रतिशय रहता है उसके हिसाब से ही इसकी ट्रीटमेंट की जाती है, क्योंकि ऐसा सेपरेट नासा रोग के बारे में किसी संहिता में नहीं आया है कि उसकी जनरल ट्रीटमेंट क्या होती है। तो हम जो प्रथम डिसीज होता है प्रतिशय उसके ही बेसिस पर इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो नव प्रतिशय रहता है उसको छोड़ के जो बाकी प्रतिशय रहते हैं उसमें घृतपान कराते हैं सबसे पहले, उसके बाद स्वेदन, उसके बाद वमन कराते हैं और अवपीड़न नस्य कराते हैं जिससे नासा रोग ठीक हो जाए। इन नव प्रतिशय में यानी कि जो नया नया प्रतिशय रहता है उसमें जो धूम्रपान रहता है वो कराते हैं ताकि जो उत्कृष्ट दोष है उसका शमन हो सके। उसके बाद जो औषधि द्रव्य रहते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो दशक शीर घृत रहता है, सतहवादी धूमवर्ती रहता है, व्योषादि वर्ती रहता है, सहचादर तेल, विडंगादि धूम, चतुर्जातक नस्य, सत्यादि चूर्ण और षडबिंदु घृत ये सब हम दे सकते हैं औषधि कल्प में। हमने जनरल ट्रीटमेंट तो देख ली जो कि प्रतिशय के अनुसार हम करते हैं, लेकिन दोषों के बलाबल अनुसार जो हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं उसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो कफ प्रधान जो नासा रोग रहते हैं उनमें हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें स्वेदन कराना चाहिए, उसके बाद नस्य कराना चाहिए, तीसरा उसमें धूम कराना चाहिए, कवल ग्रह और लेप करना चाहिए। ये जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो कि कफ प्रधान नासा रोग में हम कर सकते हैं। तो स्वेदन हमें माइल्ड स्वेडेशन मृदु स्वेदन कराना है। नस्य कराना है तो नस्य किससे हम करेंगे, तो उष्ण तेल जो भी रहते हैं अनु तेल या फिर कपास तेल इसका इस्तेमाल करके हमें नस्य कराना है। तीसरा इसमें धूम कराना है जो कि औषधि सिद्ध धूमपान होगा। तीसरा हमें कवल ग्रह कराना है या फिर गंडूश कराना है जिससे मुख शुद्धि होगी और मुख के वजह से महास्रोतस की भी थोड़ी सी शुद्धि हो जाती है ऊपर की तरफ। और तीसरा हमें लेप करना है ताकि जो उत्कृष्ट दोष है उसका शोषण हो सके, उसको हम लेप कराते हैं। अब हम देखने वाले हैं जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ नासा रोग इन पित्तज कंडीशन, यानी कि जो हम नासा रोग पित्त प्रधान देखते हैं उसमें लक्षण जो आते हैं पित्त के उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे वो पित्त प्रधान होता है। तो उसमें हम सबसे पहले शीत प्रदेह करेंगे। शीत प्रदेह यानी कि एक प्रकार का लेप रहता है जो कि शीतल द्रव्य युक्त रहता है, कोल्ड अप्लीकेशन कराते हैं। दूसरा इसमें आता है घृतनस्य। घृतनस्य कराना है पित्त प्रधान नासा रोगों में। तिक्त घृत का इस्तेमाल कराना है, उसके साथ शीतल द्रव्यों का इस्तेमाल करके सिद्ध करना है घृत, उसके बाद तिक्त घृत का नस्य कराना है। चौथा इसमें आता है अगर हमें उसमें ब्लीडिंग देखने को मिल जाए नासागत तो हमें रक्त पित्तवत चिकित्सा करानी है, जो कि चरक चिकित्सा में रक्त पित्त की चिकित्सा जो दिए है उसके हिसाब से ही हम इसका अप्लीकेशन करेंगे। ये हो गया पित्त प्रधान कंडीशन में नासा रोग की चिकित्सा कैसी करनी है। तो तीसरा जो रहता है वो रहता है वात प्रधान डिसऑर्डर्स में, जो कि वात प्रधान नासा रोग रहते हैं उनमें सबसे पहले हमें स्नेहन कराना है। तो स्नेहन कैसे करना है, आभ्यंतर और बाह्य स्नेहन दोनों हमें कराना है। दूसरा इसमें आता है मृदु स्वेदन, वो उसका फर्मेंटेशन कराना है, मृदु स्वेदन कराना है। तीसरा इसमें आता है तैल नस्य। नस्य जो रहता है वो तैल से कराना है वात प्रधान व्याधियों में। पित्त में हमने देखा था कि घृत से कराना है, ऐसा हम कोरिलेट कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ नासा रोग व्हेन देयर इज पूया क्रीमी एंड व्रणा, यानी कि जहाँ पर हम पूया क्रीमी और व्रणा की उत्पत्ति देखते हैं नासा रोगों में तो हमें कौन सी ट्रीटमेंट फॉलो करनी है। तो इसमें शोधन चिकित्सा हमें करानी है। शोधन थेरेपी इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें विरेचन करा सकते हैं, हम वमन करा सकते हैं जो कि दोष के बलाबल अनुसार करते हैं। वैसे जहाँ पर क्रीमी या फिर पूया निर्माण होता है वहाँ पर कफ, रक्त और पित्त की दृष्टि हमें देखने को मिलती है। व्रण में हमें वात और पित्त की दृष्टि हमें देखने को मिलती है। तो इसी के हिसाब से जो भी ज़्यादा हो उसके हिसाब से हमें विरेचन और वमन उससे सिद्ध कराना है और उसके बाद वो फॉलो कराना है। दूसरा इसमें आता है कृमिघ्न, यानी कि जो कि कृमि हर जो रहता है द्रव्यों का एक ग्रुप रहता है उससे हमें नस्य कराना है। कंपिलक, विडंग, हरिद्रा इनका जो एक कल्प रहता है, इनका कल्प करा के हमें प्रिपेयर करना है और उसके साथ हमें नस्य कराना है।
व्रण शोधन और रोपण चिकित्सा हमें करानी है, ताकि जो व्रण है वो ठीक हो जाए। व्रण में हमें देखा था कि वात, रक्त और पित्त, इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूजुअली देखने को मिलता है। तो व्रण शोधन और उसके बाद रोपण यानी कि हीलिंग चिकित्सा हमें करानी है। धूपन कराना है, अगर कृमि से अगर इन्फेक्शन हो जाए वहां पर तो हमें धूपन कर्म कराना है ताकि वो फ्यूमिगेट हो सके। उसके बाद हम देखते हैं नासा रोग में अगर ट्रॉमेटिक या फिर स्ट्रक्चरल लीजन्स आ गए तो हमें क्या करना है। तो उसमें हमें सबसे पहला जो रहता है प्रधान कर्म वो रहता है शस्त्र कर्म। शस्त्र कर्म से हमें ऐसे स्ट्रक्चर निकालने हैं जो कि नासागत रोगों को डेवलप कर रहे हैं, उसमें शस्त्र कर्म करके हमें वो सब निकालने हैं। दूसरा, हम शार कर्म का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि नासा रोग रीअपियर ना हो। जैसे कि हमने देखा था कि नासा अर्बुद में यूजुअली शार कर्म का देखने को मिलता है। दूसरा इसमें आता है रोपण कर्म और प्रोटेक्टिव बैंडेजिंग, यानी कि हीलिंग भी करना है और रोपण कर्म भी करना है। जहाँ पर हमें स्ट्रक्चरल लेजन यानी कि घाव देखने को मिल सके वहां पर रोपण कर्म हमें कराना है। पथ्य देखते हैं अब नासा रोगों में। तो नासा रोगों में कौन कौन से पथ्य हमें फॉलो करने हैं। तो लघु जो अनुष्ण रहता है और डाइजेस्टेबल फूड रहता है उसको हमें सेवन कराना है। इसमें क्या आता है तो यवागु, मुग्धा, यूष, जो कि यूष और सूप रहते हैं उनका हमें सेवन कराना है। हॉट वाटर फ्रॉम द ड्रिंकिंग, यानी कि हमने देखा था कि नासा रोग में नासा से कफ का ज़्यादातर इस्तेमाल वहाँ पर होता है, तो हमें हॉट वाटर का इस्तेमाल करना है कफ के शमन के लिए। इनहेलेशन ऑफ द स्टीम, ये भी कफ का ही शमन करेगा। रेगुलर अनुतेल एंड घृत नस्य, जिससे नासागत जो मार्ग रहता है वो साफ हो जाएगा। प्रॉपर स्लीप, नेजल हाइजीन हमें रखनी है। अवॉइड कोल्ड एक्सपोजर, ज़्यादा शीतल जो रहता है उसका सेवन नहीं करना है। इजी टू डाइजेस्ट डाइट लेनी है, यानी कि शालीग्राम जो रहता है, ग्रीन ग्राम रहता है, घी रहता है, इसका हमें मॉडरेटली सेवन करना है क्योंकि ये पथ्य में आता है नासा रोग के। अब हम देखने वाले हैं वो है अपथ्य के बारे में। तो नासा रोग में कौन कौन से अपथ्य होते हैं। तो जो भी शीतल द्रव्य रहता है उसका सेवन नहीं कराना है। कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। एक्सपोजर टू डस्ट, स्मोक, विंड हमें अवॉइड करना है। नेचुरल अर्जेस को सप्रेस नहीं करना है। एक्सेसिव स्पीकिंग, शाउटिंग हमें नहीं करनी है। हेवी, ऑयली, स्टेल, फर्मेंटेड फूड का भी सेवन हमें नहीं करना है। रात्रि में दही का सेवन नहीं करना है। डे स्लीप यानी कि जो दीवा सब रहता है वो नहीं करना है। वेरी स्पाइसी सोर फूड, जो कि पित्त प्रधान बढ़ाते हैं, पित्त को बढ़ाते हैं, ऐसा पदार्थों का सेवन नहीं करना है। कफ प्रधान यानी कि जो शीतल द्रव्य रहते हैं उसका भी सेवन हमें नहीं करना है। एक्सेसिव एक्सरसाइज हमें कफ कंडीशन में नहीं करनी है। ये हो गए अपथ्यों के बारे में जो कि नासा रोग में आते हैं। अब हम देखने वाले हैं प्रोग्नोसिस ऑफ नासा रोग। नासा रोग की साध्या सज्जता कैसी रहती है। तो आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट ने साध्या सज्जता बताई है नासा रोग की। तो इसमें पहला आता है संधिपातिक प्रतिशय जो रहता है वो असाध्य रहता है। दुष्ट प्रतिशय जो रहता है वो कृच्छ साध्य रहता है। और जो बाकी नासा रोग रहते हैं वो साध्य होते हैं, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने कहना है। तो संधिपातिक प्रतिशय असाध्य, दुष्ट प्रतिशय कृच्छ साध्य और इतर जो रहते हैं नासा रोग वो साध्य बताया है आचार्य सुश्रुत ने। आचार्य वाग्भट क्या कहते हैं, जो दुष्ट प्रतिशय रहता है वो याप्य रहता है। यहाँ पर हमने देखा तो दुष्ट प्रतिशय रहता है जो कृत्य साध्य रहता है। यहाँ पर वाग्भट ने कहा है कि वो याप्य रहता है। अधर नासारोग जो रहते हैं वो साध्य रहते हैं, ऐसा आचार्य वाग्भट का मानना है। तो आज के वीडियो में हमने पॉइंट नंबर 20 सारा कवर कर लिया है। ऐसे ही आयुर्वेद अरेना पर बने रहिए। और हमने चैप्टर नंबर 34 जो कि नासा रोग का था वो कवर कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आयुर्वेद अरेना।